नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार बुलेटिन में खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उससे आपको रूबरू कराएंगे। पंजाब के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के पूरे कैबिनेट ने ही अपने पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिल आपको बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री और जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। पंजाब के सभी मंत्रियों का इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को मिल चुका है। आपको ये भी बताते चले कि 92% काम पूरे किए, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई, फिर भी पार्टी को भरोसा नहीं। ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आपको बताते चले, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं, कांग्रेस से जुड़ा हूं, सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा दिया है। ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद विधायक दल से ठीक आधे घंटे, जो विधायक दल की मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा, और इसके साथ साथ उनके सभी समर्थकों ने, पूरे के पूरे कैबिनेट ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की राजनीति से जुड़ी हुई पंजाब की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा अपना सौंप दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विकल्प जो है उनके सामने अभी खुले हुए हैं। वो अभी कांग्रेस में है, सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है। आगामी दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उनका अगला कदम आखिर क्या होने वाला है। हालांकि पार्टी जिसे चाहे अपना पंजाब का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है। कुछ ही देर के बाद विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल का अगला नेता कौन होगा उसे चुन लिया जाएगा, और वही आपको बताते चले पंजाब का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार अटकलें लगाई जाने लगी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की, और आज उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग बस कुछ ही सेकंड में होने वाली है। कुछ ही मिनटों बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और पंजाब को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में एक रेलवे पुलिसकर्मी और मजदूर की मौत हो गई है। इस टेरर अटैक में जिस मजदूर की मौत हुई है वो बिहार के कटिहार का रहने वाला शंकर चौधरी बताया जा रहा है। इधर शंकर के घर पर मातमी चित्कार पसरा हुआ है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता चलूं, उनकी माने तो मजदूर की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस ने उन्हें फोन कर सूचना दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी और एक मजदूर की मौत हो गई थी। मृतक मजदूर शंकर चौधरी जिले के प्राणपुर प्रखंड के प्रीतनगर गांव का रहने वाला था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि मजदूर की हत्या कर दी थी। ऐसी सूचना मिलने के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। प्रीतनगर में मातम चित्कार सुन लोगों की पीड़ा जो है वो अब बाहर निकल कर आ रही है और लोग पीड़ित घर के पास पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी जुटाए जाने की कवायद की जा रही है ताकि आगे के बारे में पता चल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले, बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर जेडीयू की ओर से रोजीना अख्तर को प्रत्याशी बनाया जाएगा। रोजीना दिवंगत विधान पार्षद तनवीर अख्तर की पत्नी है, और इसके साथ साथ वो हाल ही में आपको बताते चले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ने उनसे मुलाकात भी की थी। पटना में उनके पति को बतौर विधान पार्षद मिला सरकारी आवास खाली नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। और इसके साथ साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने रोजीना को प्रत्याशी बनाने की
पहल की है। तनवीर से इनकी गहरी मित्रता थी। कांग्रेस ने तनवीर भी अशोक चौधरी के साथ ही जदयू में आए थे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की इस रिक्त सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बताते चले कि अधिसूचना के मुताबिक यह सीट 9 मई 2021 से रिक्त है और इसका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 को पूरा हो जाएगा। 15 सितंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक 22 तारीख तक इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 23 तारीख को स्क्रूटनी और 27 सितंबर तक वक्त नाम वापसी के लिए निर्धारित है। तो रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी एलजेपी सियासत और परिवार के दोहरे संकट से गुजर रही है। यूं तो रामविलास पासवान ने खुद के रहते चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था और आपको बता चले, लेकिन उनके निधन के साल भर के अंदर ही पार्टी पर असली हक की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। अब हालात ये हो चले हैं कि चिराग पासवान खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस भी। बतौर एलजेपी सांसद पशुपति पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये अब जल्द ही साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी के ऐलान कर देने की घोषणा की। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह पता चल जाएगा कि लोजपा पर असली हक किसका है। यह साफ और सर्वविदित है। आपको बताते चले कि बतौर एनडीए का हिस्सा चिराग के चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। वे बिहार की सरकार में भी अपनी पार्टी की एंट्री की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इसमें दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास बिहार में ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई विधान पार्षद। उम्मीद जताई जा रही है कि वे विधान परिषद के रास्ते बिहार की सरकार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। तो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। उन्होंने अक्टूबर में आने की सहमति दे दी है। राज्य में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने गुरुवार को विधानसभा के कक्ष में मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शिरकत की थी। सभी नेताओं ने समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई सुझाव दिए। स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, विधानसभा भवन लोकतंत्र के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह है। 100 साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को यादगार बनाने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक विरासत से नई पीढ़ी परिचित हो सके। शताब्दी समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। आगे के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति से अक्टूबर में पटना आने का अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने मौखिक सहमति दे दी। कार्यक्रम जल्द आने की उम्मीद है। बैठक में विधानसभा के प्रभारी सचिव अनिल जायसवाल और परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार उपस्थित थे। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रहे नाव हादसे के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। नाविक अधिक कमाई करने के चक्कर में ओवरलोडेड नाव का परिचालन करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राजधानी पटना से दानापुर के दियारा इलाके में भी प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और पुरुष नाव पर सवार होकर रोजमर्रा के काम करने के लिए इधर से उधर जाते हैं। दानापुर दियारा का लाइफ लाइन कहलाने वाला पीपा पुल खुल जाने के बाद दानापुर दियारा के हजारों लोग नाव के सहारे ही आवागमन कर रहे थे। पीपा पुल के खुलने से दानापुर दियारा के 7 पंचायतों का संपर्क दानापुर से पूरी तरीके से टूट चुका है। इस पीपा पुल के खुलने से दियारा के लोगों के पास आवागमन के लिए सिर्फ और सिर्फ नाव का ही अब सहारा बचा। तो आजकल बिहार में आर्थिक अपराध इकाई बेहद सक्रिय चल रही है। बालू के खेत में लगे अधिकारियों के यहाँ दाना दाना छापे पड़ रहे हैं। आपको बताते इसी कड़ी में गुरुवार को 5वें अधिकारी थे भोजपुर जिले के निलंबित एसपी राकेश कुमार दुबे, जिनके 4 ठिकानों पर छापा मारा गया। पता चला कि एसपी साहब अपने वेतन से बमुश्किल ही कुछ खर्च करते थे, लेकिन संपत्ति में बढ़ोतरी निरंतर हो रही थी। आय से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी संपत्तियों पर मिलने का दावा आर्थिक अपराध इकाई ने किया। इससे पहले भी जिन 4 अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े, उनमें यहाँ मामला कुछ ऐसा ही रहा। बिहार में बालू के खेल में लिप्त 41 पदाधिकारियों पर पहले ही निलंबन की गाज गिर चुकी है और उसके बाद अब एक एक कर उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। राकेश दुबे से
पहले एक एसडीओ, 2 एसडीपीओ और एक एमवीआई के यहां छापेमारी की गई और सभी जगह करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति मिली। इन छापों से इस खेल में फंसे अन्य लोगों के दिलों की धड़कनें अब तेज हो चली हैं, क्योंकि उनकी बारी कभी भी आ सकती है। तो कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 35,662 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर जो है वो 3,34,17,390 हो गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब रोजाना 30,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को 34,403 नए मरीज मिले। देश भर में कल रिकॉर्ड 2.5 करोड़ वैक्सीन की खुराक लोगों को दी गई। वहीं बीते 24 घंटों में 281 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। फिलहाल देश भर में कुल 3,40,639 एक्टिव मामले हैं, जो कुल मामलों का 1.02% है। भारत में रिकवरी रेट 97.65% दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 33,798 मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब तक कुल 3,26,00,000 लोग कोविड महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना का आंकड़ा चौंकाने वाला। बिहार ने शुक्रवार को देश में कोविड-19 के सबसे अधिक 39.38 लाख टीके लगाए। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। राज्य में रात लगभग 11:20 तक आपको बताते चले 29,38,665 खुराकें दी गई थी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को और बल मिला।